हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग कल से भारत की जलवायु चैप्टर स्टार्ट किए हैं। और कल हम लोग इंडेक्स बनाए थे और जो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंट है उसे हम लोग देखे थे। भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, इसे हम लोग देखे थे। तो उसी कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु की विशेषता और भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये दो टॉपिक आज हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए आप लोग भी साथ साथ में नोट करते चलिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाइए, भारतीय जलवायु की विशेषताएं, फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं। भारतीय जलवायु की विशेषता। भारतीय जलवायु की विशेषताएं, की विशेषताएं यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं पवन। क्या देखेंगे? पवन, विंड। पवन क्या देखेंगे कि सर्दी में पवन की दिशा क्या है और गर्मी में पवन की दिशा क्या है। तो नोट करते हैं। एक साइड लिखते हैं सर्दी, दो तरह से इसे देखते हैं। सर्दी में यानी कि शीतकाल में, और गर्मी में, गर्मी में यानी कि ग्रीष्म काल में। समर सीजन और विंटर सीजन दोनों में हम लोग देखते हैं। तो सर्दी में क्या होता है कि हवा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। कहाँ? हवा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, अर्थात नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। अगर इंडिया का मैप बनावे तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से साउथ साउथ ईस्ट तक चलेगी हवा। और यही गर्मी के दिनों में देखें तो हवा जो चलेगी वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, अर्थात साउथ ईस्ट टू नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। मैप में अगर देखें तो जैसे कि इंडिया का मैप है, तो हवा चलेगी इधर से, यानी कि ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, इधर हो गया साउथ वेस्ट। ये तो पता ही होगा। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की स्थिति कब जनरेट होती है। भारतीय जलवायु की विशेषता हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पहला पवन देखें, पवन की दिशा क्या है। ये सब
छोटे छोटे है, जो बेसिक मजबूत होगा तब जाकर के आगे वाला इंडियन मतलब भारतीय मानसून में जो बरसात होता है कैसे होता है, ये सब दिशा पता होना होगा, तभी जाकर के आगे समझ में आएगा चीजों को। तो अगला हम लोग दूसरा देखते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि उच्च दाब, उच्च दाब एवं निम्न निम्न दाब का निर्माण, निम्न दाब का निर्माण यानी कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर फॉर्मेशन। तो सबसे इसी तरह फिर हम लोग दो लेते हैं, दो सीजन लेते हैं, एक सर्दी और एक गर्मी। तो इसी तरह फिर हम लोग दो भागों में बांट के देखेंगे। एक शीतकाल देखते हैं, शीतकाल यानी कि विंटर सीजन, और एक ग्रीष्मकाल यानी कि समर सीजन देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं, पहले नोट करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है तथा अरब सागर, कहाँ, अरब सागर में या फिर महासागर लिख सकते हैं, महासागर के ऊपर निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। इसलिए इसलिए हवाएं कल लिखाए थे हम लोग, देखिए जहां पे गर्मी का दिन होगा वहां पे क्या बोले थे, गर्म है तो वहां पे लो प्रेशर बनेगा, और जहां ठंडी है वहां पे हाई प्रेशर बनेगा। तो हवा का दिशा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हाँ, अभी गर्मी कहाँ पे है, हाई प्रेशर कहाँ उत्पन्न है, स्थल में, कहाँ पे, स्थल में। और लो प्रेशर कहाँ उत्पन्न है, महासागर के ऊपर। तो हवा कहाँ से चलेगी, स्थल से महासागर की ओर। तो बोले तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा चलेगी। तो एक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे याद रखना है। फिर लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर गर्म है तो वहां लो प्रेशर उत्पन्न होगा, अगर जो प्रदेश ठंडा है वहां पे हाई प्रेशर उत्पन्न होगा। ये चीज ध्यान रखना है। क्या लिखे, भारत के उत्तर पश्चिम में हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है तथा अरब सागर में या महासागर के ऊपर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इसलिए हवाएं स्थल से इसलिए हवाएं स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से सागर या महासागर की ओर चलती है। फिर इधर लिख सकते हैं हम लोग ग्रीष्म काल में कि भारत के, फिर वही लिखते हैं, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में शीतकाल में क्या था, हाई प्रेशर। तो ग्रीष्म काल में क्या होगा, भारत के उत्तर पश्चिम में लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है तथा तथा अरब सागर में, कहा, अरब सागर में हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। इसलिए इसलिए हवाएं
सागर से स्थल की ओर, अर्थात अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर इतना ही लिखते हैं। इसलिए हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती है। अब इसे हम लोग मैप के जरिए देखते हैं ताकि ये चीजें को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे क्या था इधर, क्या लिखे थे, शीतकाल ग्रीष्मकाल, इधर लिखिए शीतकाल एक साइड, ग्रीष्म काल की पॉइंट में इसे कवर करते हैं। शीतकाल यानी कि ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ क्या होगा, स्थल में क्या होगा, क्या नोट किए थे, अगर ठंडा होगा तो हाई प्रेशर और गर्म होगा तो लो प्रेशर। तो यहाँ ठंडा है तो यहाँ किस, यहाँ हाई प्रेशर होगा, और सागर में क्या होगा, लो प्रेशर की स्थिति। ग्रीष्म काल क्या है, यानी कि गर्मी का मौसम है, तो स्थल कैसा होगा, स्थल पे लो प्रेशर उत्पन्न होगा, और सागर में हाई प्रेशर उत्पन्न होगा। तो इंडिया का मैप बनाते हैं। आप जहां नोट कर रहे हैं उसी के नीचे ये सब कीजिएगा, क्योंकि हमें स्पेस नहीं होता इसलिए नेक्स्ट पेज लेना पड़ता है। आपका ये 4 साइज का पेपर होगा, उसी के नीचे आपको नोट करते चलना है ताकि सुंदर सा नोट्स भी तैयार हो जाए और चीजों को याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग, ये क्या है, स्थल हो गया। स्थल में क्या है, हाई प्रेशर, और सागर में क्या है, लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, स्थल में लो प्रेशर, और सागर पे क्या है, हाई प्रेशर। तो हवा किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो यहाँ कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्या यहाँ, महासागर, और ये है स्थल, स्थल महासागर। तो हम लोग देख लिए, क्या देखे, पवन पहले देखे, फिर उच्च दाब और निम्न दाब की स्थिति कब उत्पन्न होती है ये हम लोग देखे। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट में वर्षा। तीसरा पॉइंट में वर्षा देखते हैं। वर्षा जो है भारतीय मानसून में मैक्सिमम वर्षा कब होता है, गर्मियों के दिनों में, और बरसात। तो मैक्सिमम वर्षा गर्मी में, गर्मी में। चौथा पॉइंट में हम लोग देखते हैं ऋतुएं, सीजन्स। भारत में मुख्यतः 3 ऋतु है, ग्रीष्मकाल, शीतकाल और वर्षा, मानसून, मानसून ऋतु 3। मुख्यतः 3 है, बट लेकिन संख्या 5 है। जैसे कि शिशिर, शिशिर हो गया, बसंत हो गया, बसंत के बाद ग्रीष्मकाल, फिर बरसात, फिर बरसात, फिर 1 2 3 4 शरद ऋतु। 5वां पॉइंट में भारतीय जलवायु की विशेषता में देखते हैं कि भारतीय जलवायु की विशेषता में जलवायु में विविधता है। जैसे कि जैसलमेर बहुत गर्मी, लगभग 55 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है, और वहीं अगर हम लेह लद्दाख में अगर देखें तो -45 तक टेम्परेचर चल जाता है। तो ये हमारे भारत की खूबसूरती है, कहीं ठंडी तो कहीं गर्मी। जैसे जैसलमेर में अत्यधिक गर्मी, और वहीं लेह में अत्यधिक ठंडी। और दक्षिण भारत में अगर जाए तो पूरे साल भर टेम्परेचर औसतन होता है, ना गर्मी का पता ना ठंडी का पता उतना,
औसतन 25 से 30 के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो जलवायु में 5वां पॉइंट, जलवायु में विविधता। विविधता जैसे कि अगर एग्जांपल दें तो जैसलमेर, वहाँ का टेम्परेचर लगभग 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं एक जगह लेह, लेह देखें तो यहाँ -45 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली कौन कौन सा फैक्टर है। क्या देखें, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इंडियन क्लाइमेट। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इंडियन क्लाइमेट। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक, हम स्टार्टिंग में ही सूत्र लिखाए थे, लैंड फॉर्म्स। क्या लिखाए थे? लैंड फॉर्म्स। तो इसके आधार पे हम लोग याद रखते हैं चीजों को। लैंड फॉर्म्स, कौन कौन सा फैक्टर है जो भारतीय जलवायु को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो पहला देखते हैं हम लोग, लैटिट्यूड, अक्षांश किस तरह से प्रभावित करता है। एल फॉर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश कैसे प्रभावित करता है, इसे हम लोग देखेंगे। दूसरा अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड यानी कि इसे बोलते हैं ऊंचाई या तुंगता, ऊंचाई। फिर है एन फॉर नियरनेस फ्रॉम सी। क्या? नियरनेस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। फिर है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ विंड, देखे तो पवन की दिशा, पवन की दिशा। एफ फॉर फॉरेस्ट, वन, ये कैसे प्रभाव डालती है। ओ फॉर ओशियन करेंट्स, करेंट्स यानी कि समुद्री धाराएं, समुद्री धाराएं। आर फॉर रेनफॉल, रेनफॉल्स, वर्षा। एम फॉर माउंटेन, माउंटेन यानी कि पर्वत। फिर एस से सॉइल, मृदा। ये सब क्या है, हम सब सारा नहीं देखेंगे, जो जो मेन मेन है और जिसे नोट करवाना है उसे हम लोग देखते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं पहला अक्षांश से। पहला क्या है, पहले हम लोग देखते हैं अक्षांश। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। जैसे कि कर्क रेखा, समझते हैं, जो कर्क रेखा है भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है, जिसके कारण कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनता है और कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है।
तो कर्क रेखा के दक्षिण में जो है यानी कि विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण कर्क रेखा के दक्षिण में सालों भर का जो औसतन तापमान होता है वो एक समान होता है, और वही कर्क रेखा के उत्तर में यानी कि विषुवत रेखा से दूरी होने के कारण वहां का जो टेम्परेचर और तापमान है वहां पे भिन्नता देखी जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं उत्तर भारत में अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है और अत्यधिक ठंड भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से काफी दूरी है, और दक्षिण भारत में सालों भर जो तापमान होता है एक जैसा बना रहता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के करीब है। इसी चीज को हम लोग पहले नोट करते हैं, फिर इसको मैप के जरिए देखेंगे तो चीजें को दो चीजें बहुत जल्दी मतलब समझ में आ जाएगी। तो लिखते हैं हम लोग, नोट करते हैं इसे अक्षांश के बारे में। नोट कीजिए एकदम सरल सरल शब्दों में कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जिसके कारण भारत को दो भागों में बांटती है, जिसके कारण भारत को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। अगला पॉइंट लिखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पड़ता है, जो भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के करीब, जो भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण, करीब होने के कारण यहाँ सालों भर एक समान जलवायु रहती है, सालों भर एक समान जलवायु रहती है। वहीं कर्क रेखा के उत्तर में, कहा? वहीं कर्क रेखा के उत्तर में, वहीं कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय, क्या? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय तथा समशीतोष्ण क्षेत्र पड़ता है, समशीतोष्ण क्षेत्र पड़ता है, जो भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण, दूर होने के कारण, दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु, यहाँ की जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव होता है। अब इसी चीज को क्या लिखे हम लोग, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ध्यान देना है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जिसके कारण भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है,
कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पड़ता है, जो भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण यहाँ की जलवायु सालों भर एक समान रहती है। अगर पूछा जाए सवाल कि भारत के दक्षिण भारत में सालों भर जलवायु एक समान होती है, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि भूमध्य रेखा के करीब है। और वहीं उत्तर भारत में जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा से दूरी है, बस यही कारण है। इसी चीज को हम लोग मैप में देखते हैं और की पॉइंट में देखते हैं, ताकि चीजें को वो लिखना भी जरूरी था, क्योंकि मैथ्स के पॉइंट में अगर लिखने आ जाए तो लिखने का शब्द फॉर्मेशन कैसे बनता है वो चीज हम लोग को आना चाहिए। अब इसी चीज को हम लोग की पॉइंट में लिखते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम ये ज्यादा हेल्प करेगा, या फिर उसको लिखते टाइम मैप भी दर्शा दीजिएगा तो प्लस पॉइंट ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं। इंडिया का मैप बना लिया। अब हम लोग देखते हैं, यहीं से गुजरी है कर्क रेखा, बीचों बीच से कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यही नीचे में है, क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन यानी कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर में और दक्षिण में। नॉर्थ में क्या? उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है। क्या? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या बनता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या होगा? भूमध्य रेखा के करीब है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के करीब है, भूमध्य रेखा के करीब है। तो क्या होगा यहाँ पे? वर्ष भर भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए इसलिए वर्ष भर एक समान जलवायु यहाँ पे मिलती है। इसलिए क्या होता है? वर्ष भर एक समान जलवायु। वही देखे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो क्या है? भूमध्य रेखा से दूर है, भूमध्य रेखा से दूर है, इसलिए वर्ष इसलिए यहाँ की जलवायु में, इसलिए यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है, विभिन्नता है यानी कि भिन्नता देखने को मिलती है। तो वही चीज ये मैप में दर्शा लिए, यही चीज को शब्द में फ्रेम कर दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं अक्षांश के बाद हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत जलवायु विभाजक का काम करती है। कैसे? जो आर्कटिक वृत्त से आने वाले ठंडी पवने को रोक देती है, और भारत के दक्षिण पश्चिम से जो जाने वाली मानसूनी पवने हैं उसे भी रोक देती है, जिसके कारण पूरा उत्तर भारत में एक समान जलवायु बनी रहती है। इसलिए भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। तो हिमालय पर्वत किस तरह हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है उसे हम लोग देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग नोट कीजिए, हिमालय पर्वत। दूसरा पॉइंट, हिमालय पर्वत, हिमालयन माउंटेन। ये कैसे इफेक्ट डालती है हमारे भारतीय जलवायु पर? पहले शब्द में नोट करते हैं, फिर उसी तरह हम लोग मैप के जरिए देख लेंगे, चीजों को आराम से सरल वे में समझ लेंगे। हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक का काम करती है। क्या? पहला पॉइंट लिखिए, ए जलवायु विभाजक का कार्य करती है।
दूसरा पॉइंट कैसे करती है, तो बोले थे कि आर्कटिक विंड से आने वाली ठंडी पवनों को, देखिए आर्कटिक विड्थ से आने वाली ठंडी पवनों या ठंडी सर्द हवाओं को भारत नहीं आने देती है, भारत नहीं आने देती है, वहीं रोक लेती है, वहीं रोक लेती है कौन, हिमालय पर्वत। तथा तथा दूसरा पॉइंट में लिखता है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, या फिर इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट, भारत से मानसूनी हवाओं को जाने नहीं देती है। तथा दक्षिण पश्चिमी, शब्द मैचिंग नहीं हो रहा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को भारत से जाने नहीं देती है। कहां से, भारत से जाने नहीं देती है कौन, हिमालय पर्वत। दूसरा पॉइंट, एक कर्क रेखा की तरह भूमिका निभाती है, हिमालय पर्वत कर्क रेखा की तरह भूमिका निभाती है। जैसे जैसे कर्क रेखा, जैसे जैसे कर्क रेखा पूरे विश्व में उत्तरी गोलार्ध में, जैसे जैसे कर्क रेखा पूरे विश्व में उत्तरी गोलार्ध में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, जिम्मेदार मानी जाती है, वैसे ही हिमालय भारत में, कहाँ पे, भारत में कर्क रेखा जैसी भूमिका निभाती है। पीछे एक पॉइंट छूट गया, इसे नोट कर लीजिए, तो पीछे एक पॉइंट यही नोट कर देते हैं। यहाँ पे एक नोट कीजिए कि जैसे जैसे अक्षांश में, जैसे जैसे अक्षांश में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, तथा वर्षा में परिवर्तन होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, यही लिख देते हैं, जो अक्षांश विषुवत रेखा के पास होता है, विषुवत रेखा के पास होता है, वहां तापमान आर्द्रता ह्यूमिडिटी तथा वर्षा उच्च होती है।
उच्च होती है, वहीं जो अक्षांश जो अक्षांश विषुवत रेखा से दूर होता है दूर होता है वहाँ तापमान तापमान आर्द्रता तथा वर्षा निम्न होती है, निम्न या कम होती है। क्या है कि जितना इक्वेटर लाइन के करीब होंगे वहां पे तापमान आर्द्रता वर्षा ज्यादा ज्यादा होगी। इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वहां पे तापमान में कमी दिखेगी, आर्द्रता में कमी दिखेगी और वर्षा में भी कमी दिखेगी। बस यही पॉइंट है, जो ये सब बेसिक पॉइंट है, इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आगे हम क्या लिख रहे थे, हिमालय पर्वत कैसे बैरियर का काम करती है, इसे अब हम लोग मैप के जरिए देखते हैं। नोट कर लिए, अब इसे हम लोग मैप के जरिए देखते हैं। हिमालय पर्वत बनाते हैं एक साइड। हिमालय पर्वत है, क्या बोले ऊपर में क्या है, आर्कटिक आर्कटिक विड्थ। यह क्या है, बर्फीला क्षेत्र है। क्या, बर्फीला क्षेत्र। तो इसलिए यहाँ से सर्द हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं इधर आती है, जो हिमालय पर्वत आने नहीं देती है। ठंडी ठंडी हवाएं हिमालय पर्वत भारत की ओर आने नहीं देती है। और इधर से जो मानसूनी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो भारत की मानसूनी हवाएं हैं, क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, इसे ये जाने नहीं देती है। तो इसी तरह ये हो गया जलवायु विभाजक का कार्य। तो जहां पे लिखे उसके नीचे मैप दर्शा दीजिए, बस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, क्या है, स्थल और जल का वितरण। तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं स्थल एवं जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर। इसे हम लोग देखते हैं, एक साइड लिखते हैं स्थल यानी कि लैंड एरिया, और एक साइड लिखते हैं हम लोग जल यानी कि वाटर एरिया। और इसे हम लोग की पॉइंट में देखते हैं, फ्रेम कर लीजिएगा। की पॉइंट में हम लोग देखते हैं स्थल क्या है। कल की क्लास में हम लोग लिखाए थे कि स्थल जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो स्थल जल्दी गर्म एवं जल्दी ठंडा, क्या हो जाता है, जल्दी गर्म एवं जल्दी ठंडा। तो स्थल का जो तापांतर है, क्या, तापांतर, तापांतर क्या होगा, उच्च होगा। तापांतर उच्च होगा, हाई तापांतर। यानी कि तापांतर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मीनिंग जानना है, दो बिंदुओं के बीच तापमान का अंतर को तापांतर बोलते हैं। लिख लेते हैं, क्या क्या है तापांतर, दो बिंदुओं के बीच तापमान
के अंतर, दो बिंदुओं के बीच तापमान के अंतर, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, इसके बीच का जो तापमान में अंतर होता है उसे तापांतर कहते हैं। तो स्थल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, इसलिए यहाँ पे तापांतर क्या होगा, उच्च होगा। तो वहीं अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, जल क्या है, देर से गर्म और देर से ठंडा, ये देर से गर्म एवं देर से ठंडा। कल हम लिखा दिए थे जल में कि ये जल्दी ठंडा हो जाता है, तो सॉरी उसके लिए, जो जल है वो देर से गर्म होती है और देर से ठंडा होती है। तो यहाँ पे तापांतर क्या होगा, निम्न होगा। क्या होगा, तापांतर निम्न होगा। तापांतर निम्न। अब हम लोग चौथा पॉइंट में देखते हैं, समुद्र से दूरी। क्या देखेंगे, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, से नोट करते हैं। समुद्र से दूरी, समुद्र के जितने करीब, जितने करीब होंगे तापांतर, तापांतर उतना कम होगा, और समुद्र से जितने दूर होंगे तापांतर उतना ही उच्च होगा। समुद्र के जितने करीब होंगे तापांतर उतना कम होगा। जब तापांतर कम होगा तो सालों भर एक एक समान जलवायु देखने को मिलेगी। जब तापांतर उतना ही उच्च होगा तो कठोर ठंड पड़ेगी और कठोर कठोर गर्मी। इसका बेस्ट एग्जांपल है उत्तर भारत, और इसका बेस्ट एग्जांपल है दक्षिण भारत। जैसे कि इधर समुद्र है, क्या है, समुद्र, या स्थल एरिया है। तो समुद्र के जितने करीब होंगे, जितने करीब, और समुद्र से जितने दूर होंगे, जितने दूर होंगे, समुद्र के जितने करीब देखते हैं यहाँ पे, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, यानी कि समुद्री इलाके में सालों भर तापमान एक जैसा बना रहता है, ना गर्मी का ज्यादा एहसास होता है, ना ठंड का ज्यादा एहसास होता है, ना बरसात का ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, सालों भर एक समान तापमान बना रहता है। क्यों, समुद्र से नजदीकी है। और समुद्र से जितने दूर जाएंगे, जितने दूर जाएंगे, जैसे जैसे पहुंच गए लद्दाख, लद्दाख में देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। लद्दाख हो गया, उत्तराखंड, पहाड़ी इलाका, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब इलाके में पूरी ठंड पड़ती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि जहाँ पे तापांतर उच्च होगा वहां पे कठोर ठंड भी होगी और कठोर गर्मी होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल उत्तर भारत, और जहाँ पे तापांतर कम होगा वहां सालों भर एक समान जलवायु होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दक्षिण भारत। पांचवा देखते हैं हम लोग, ऊंचाई। पांचवा है ऊंचाई, ऐसी को बोलते हैं तुंगता, अल्टीट्यूड। क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि अगर हाइट बढ़ेगा तो, सॉरी 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 सॉरी,
हाइट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, जितना जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। ऊंचाई के साथ तापमान में, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। क्या होता है? घटता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो आगरा एवं दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, लेकिन जनवरी का तापमान जहां आगरा में 16 डिग्री सेल्सियस है, वहीं दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस। छठा देखते हैं हम लोग उच्चावच। उच्चावच यानी कि रिलीफ। क्या है उच्चावच? ये वर्षा तापमान, वायु दाब, पवनों की दिशा, पवनों की दिशा एवं गति को प्रभावित करती है। पर्वतीय पर्वतीय एवं पठारी भागों में तीव्र तापमान परिवर्तन होता है। तीव्र तापमान परिवर्तन होता। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या देखें। भारतीय जलवायु की विशेषता देखें, इसमें पवन की दिशा किधर से किधर है। फिर शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में हाई प्रेशर लो प्रेशर का बनना कैसे होता है, ये देखें हम लोग मैप के जरिए। देखें वर्षा ऋतु, जलवायु में विविधता देखें। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक, लैंडफॉर्म्स याद रखना है, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशन करेंट्स, रेनफॉल, माउंटेन, सॉइल। तो इस तरह हम लोग सारा देखें। तो आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।